स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, इसमें ढेर सारे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने अननोन पीरियड, फैराडे का नियम इत्यादि सारी चीजें निपटा दी थी। ठीक है, निपटा देने का मतलब सारी चीजें खत्म कर दी थी। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, क्या है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और ये पूछा जाता है 5 नंबर में। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका कितने नंबर में पूछा जाता है? 5 नंबर में। ठीक, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको पढ़ सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। अच्छे नंबर लाने का मतलब 90+ टारगेट को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हो कि 95 या 90 नंबर ला सकते हो आसानी से फिजिक्स में। ठीक है, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ से पढ़ सकते हो और अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और क्या कीजिए, पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए और अंत तक देखते जाइए। ठीक है, और आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो ध्यान रखना, ये कितने नंबर में पूछा जाएगा आपसे? 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर में लॉन्ग का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, हाइगेंस का क्या तरंग सिद्धांत। ठीक है, क्या हाइगेंस का तरंग सिद्धांत? तो क्या था, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1678 ईस्वी में क्या किया, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1678 ईस्वी में क्या दिया, एक नियम दिया या सिद्धांत दिया, या अपनी थ्योरी प्रोवाइड की। ठीक है, और इस नियम के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लॉ। ठीक है, इंग्लिश में कहना है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने बताया। पहले उन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में गति करता है या तरंगों के रूप में आगे चलता है। तो प्रकाश किसके रूप में आगे चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ये किसने बताई थी? तो ये हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने? प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है या तरंगों के रूप में आगे चलता है। ठीक है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो सभी दिशाओं में समान चाल से, सभी दिशाओं में समान चाल से क्या करती हैं? चलती हैं, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने बताया, जब प्रकाश स्रोत से क्या करती हैं तरंगे निकलती हैं तो वो सभी दिशाओं में समान चाल से क्या करती हैं? आगे बढ़ती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए क्या बताया इन्होंने कि माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब प्रकाश स्रोत से कोई तरंगे निकलती हैं तो क्या करती हैं? वो तरंग के रूप में आगे चलती है और सभी दिशाओं में समान रूप से चलती हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश को या तरंग को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, ये हाइगेंस के अनुसार। ठीक है, वैसे प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। ठीक है, लेकिन इनका कुछ और ही फंडा था। इन्होंने जो माध्यम को माना है वो ईथर माध्यम माना है। ठीक है, हाइगेंस ने सर्वव्यापी माध्यम को क्या माना है? ईथर माध्यम माना है। ठीक है, ईथर माध्यम क्या होता है? सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, जो ईथर माध्यम होता है वो सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है। ईथर माध्यम भारीहीन और सभी माध्यमों में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो ईथर माध्यम क्या होता है? ईथर माध्यम सभी माध्यमों ईथर माध्यम भारीहीन और सभी माध्यमों में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। ठीक है, और ईथर माध्यम में प्रकाश तरंग संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण होती है, यानी जो जो चाहिए लाइट को चलने के लिए वो सभी चीजें ईथर माध्यम में उपलब्ध होती है। इनका 5वां पॉइंट है। ठीक है, और ईथर माध्यम का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है, इनका 6वां पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। पहली बात इन्होंने बताई, क्या बताई? कि जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है या तरंगों के रूप में गति करता है या आगे चलता है। ठीक, अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जो प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं वो क्या करती हैं? सभी दिशाओं में समान चाल से आगे बढ़ती हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जब उनसे पूछा गया क्यों, तब वो कहे कि प्रकाश को चलने के लिए, तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि हाइगेंस ने सर्वव्यापी माध्यम को क्या माना? ईथर माना। तो उनसे पूछा गया भाई ईथर माध्यम क्या है, तो उन्होंने कहा जो सभी जगह व्याप्त है वही क्या है? ईथर माध्यम है। ठीक है, ठीक है, वही माध्यम क्या है? ईथर माध्यम है। ठीक है, और चौथा पॉइंट जब इनसे पूछा गया ईथर माध्यम क्या है भाई, उन्होंने बताया भारहीन है, इसका कोई भार नहीं है और सभी माध्यमों में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। ठीक है,
और अगली बात इन्होंने पांचवा पॉइंट में क्या बताई, पांचवें पॉइंट में बताई ईथर माध्यम में प्रकाश तरंग संचरण के लिए जो सभी आवश्यक गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं, उपलब्ध होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और छठवां पॉइंट इन्होंने बताया ईथर माध्यम का घनत्व जो होता है वो बहुत कम होया करता है, ठीक है। क्या क्या होता है, कम होया करता है, ठीक है। तो ये रहा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। पहली बात इन्होंने बताई प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। दूसरी बात बताई जब प्रकाश स्रोत से तरंगे क्या निकलती हैं, सभी दिशाओं में समान चाल से आगे बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जो तरंगे होते हैं उनको चलने के लिए क्या आवश्यकता होती है, माध्यम की, और माध्यम हर जगह है। जब पूछा गया कौन सा माध्यम, तो इन्होंने कहा हाइगेंस ने सर्वव्यापी माध्यम को क्या माना है, ईथर माध्यम माना है, ठीक है। ईथर माध्यम भारहीन और सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। और ईथर माध्यम में प्रकाश तरंग संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। ईथर माध्यम का घनत्व क्या होता है, बहुत कम ही होता है, ठीक है। अब आते हैं जो अगला पॉइंट है वो अपना क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, ठीक है। पहले ये सिद्धांत दिया गया, फिर उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी दिया, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछा जाता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये दोनों लगभग साथ ही पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी देखना आप एक मिनट से भी, मतलब एक मिनट क्या, इस वीडियो के खत्म होते ही क्या होगा, आप इसे सीख जाओगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है, या हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के संचरण में संबंध में यह सिद्धांत दिया जिसकी परिकल्पनाएं क्या है, निम्नलिखित है या इतनी है, ठीक है। अब पहली बात क्या बताई इन्होंने, पहली बात सीधी सी बताई है, जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत आगे निकलती है, तरंग स्रोत से तरंगे आगे निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। उन्होंने बताया जब किसी स्रोत से क्या करेंगे, तरंगे निकलेंगी, ठीक है, तो माध्यम में जो चारों कण स्थित होंगे वो क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे, ऑसिलेशन करने लगेंगे। सपोज दैट ये कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किसी पॉइंट पर निकल रहा है, तो यहाँ पर जो कण होगा वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। मान लीजिए ये कोई कण है, ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, यानी कंपन करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे 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 कंपन करने लगते हैं, ठीक है। जैसे आप तार खींचकर छोड़ दो तो तार कंपन करता है, वैसे इन्होंने बताया कि भाई जो माध्यम में कण उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या बताई इन्होंने, जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंगे आगे निकलती हैं तो जो माध्यम में स्थित कण होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने सीधी सी बताई, किसी माध्यम तरंग के संचरण के अभिलंबवत खींचे गए पृष्ठ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र, जैसे मान लीजिए ये कोई तरंग जा रही है, ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई इसके पृष्ठ पर अभिलंबवत खींच रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, तरंगाग्र, ये क्या कहलाएगा, तरंगाग्र, ठीक है। तो तरंगाग्र का मतलब किसी माध्यम के तरंग के संचरण के अभिलंबवत खींचे गए पृष्ठ, अभिलंबवत का मतलब भाई ये तरंग चल रही है, अभिलंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक, तो इसी को क्या कहेंगे हम, तरंगाग्र कहेंगे, ठीक है। खींचे गए पृष्ठ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र। ये समतल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है और बेलनाकार भी होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, ये समतल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, गोलीय हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है, ठीक है। अगली बात है, तीसरी बात इन्होंने बताई, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण जो क्या करता है, नई तरंग स्रोत का कार्य करता है। क्या करता है, नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, ठीक है। नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन नई तरंगिकाओं को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है या द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों की ही चाल से आगे बढ़ती है, इनकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है, यानी चाल चेंज नहीं होती है, ठीक। सपोज दैट ये कोई स्रोत है, इसमें सभी दिशाओं में क्या करते हैं, कण कंपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्या करें, मान लीजिए यहाँ पर कोई कण स्थित है जो क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। यहाँ से भी ढेर सारे क्या होंगे, प्रकाश की किरण बटेगी इधर उधर और ये क्या हो जाएगा, अपने आप में एक नया तरंग स्रोत का कार्य करेगा, ठीक है। तो इन्होंने यही बात बताई, द्वितीयक तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण क्या करता है, नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगे क्या होती हैं, सभी दिशाओं में निकलती है। इन नई तरंगों क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक। और द्वितीयक तरंगिकाएं, ये जो तरंगे होती है, यदि द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं, ये प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे
बढ़ती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट इन्होंने बताया, चौथा पॉइंट बताया किसी क्षण आगे बढ़ती हुई जो द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं को स्पर्श करते हुए अगर हम क्या करें, एक पृष्ठ खींच दे तो उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो क्या बात है, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई, किसी क्षण मतलब कोई क्षण ले लो जो आगे बढ़ती हुई क्या करें, तरंगाग्र है उस पर क्या करें, कोई तरंगाग्र खींचे और वो क्या करेगा, नई तरंगाग्र को स्थिति को प्रदर्शित करेगा। सपोज दैट ये कोई तरंग स्रोत है, हमने क्या किया, यहाँ पर तरंग, यहाँ पर कोई कण है जो ऑसिलेशन कर रहा है इधर उधर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से ढेर सारे क्या हुए, प्रकाश की किरण इधर उधर बट गई। अब जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाएं खींचेंगे तो ये एक नई स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, या इस तरंगाग्र की स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आप यही लिखा हुआ है, किसी क्षण आगे बढ़ते हुए द्वितीय तरंगिकाओं को, यह है प्राथमिक तरंगे, ये क्या है, प्राथमिक तरंगे, और ये है द्वितीय तरंगे। तो द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए क्या करें हम, कोई तरंगाग्र खींचे ना, स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगला पांचवा पॉइंट जो इन्होंने बताया, पांचवा पॉइंट बहुत आसान है, जिस दिशा में तरंगाग्र आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं हम, किरण कहते हैं। जिस दिशा में क्या करेंगे, ढेर सारे झोरा भर भर के क्या करेंगे, तरंगाग्र आगे बढ़ेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये क्या होती है, सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। सपोज दैट ये देखो जा रहे हैं तो ये क्या होती है, तरंगाग्र के हमेशा लंबवत है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो तरंगाग्र के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से फिजिक्स पढ़ सकते हो, तैयार कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर से समझ सकते हो। जिस दिशा में तरंगाग्र आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ये सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। ठीक है, अब क्या क्या इसकी सफलताएं हैं, क्या इसकी सफलताएं, तो सफलताएं बहुत आसान है। इस सिद्धांतानुसार प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की गई। ठीक, जो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या है वो 5 नंबर में पूछा जाता है, शायद हम अगले या किसी और वीडियो में आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है, इस सिद्धांतानुसार क्या किया गया, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की क्या की गई, व्याख्या कर दी गई। ठीक है, और जो दूसरा सफलता है, इस सिद्धांत के आधार पर किया गया प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की गई। ठीक है, तो पहले प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की गई और दूसरा क्या हुआ, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की गई। ठीक है, अब इनकी कुछ असफलताएं भी है। असफलताएं जैसे क्या हुआ, इस सिद्धांत में क्या प्रकाश को क्या माना गया, अनुदैर्ध्य तरंग माना गया है, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। यानी यह सिद्धांत क्या करता है, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कदापि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है, और दूसरी बात है, जो माइकलसन मोगले नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने प्रयोग में ईथर माध्यम को सही नहीं माना है। ठीक है, तो दूसरी इनकी ये दिक्कत है कि जो माइकलसन मोगले हैं उन्होंने अपने प्रयोग में ईथर माध्यम को बिल्कुल भी सही नहीं माना, नेग्लेक्ट कर दिया, यानी इनकार कर दिया कि ये कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो लाइट इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो जो इनके चार क्या हैं, 4 सफलताएं हैं और ऐसे 3 या 4 क्या हैं, असफलताएं। ठीक है, 4 सफलताएं कौन कौन सी है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की क्या हुई, व्याख्या कर दी गई। ठीक है, व्याख्या किसकी नहीं कर पाई, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और किसकी, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, और जो माइकलसन मोगले उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में ईथर माध्यम को बिल्कुल भी सही नहीं माना। ठीक, अपने प्रयोग में ईथर माध्यम को सही नहीं माना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ में। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए जब हम आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।